दोस्तों, एक दिन मैं देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज मैंने अपने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं काफ़ी दिन बाद घर की ओर निकला था, जिस वजह से घर जाने की खुशी में मैं ये भूल ही गया कि मुझे आज नाश्ता भी करना था। फिर कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद मुझे ज़ोरों से भूख लगने लगी थी और पेट में चूहे भगदड़ मचाने लगे। और थोड़ी दूर चलने के बाद अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। बहुत ही तेज़ भूख के कारण अब तो मेरी आंखें सिर्फ खाने की ही तलाश कर रही थी। अब तो गाड़ी चलाने में ध्यान लगाना भी मुश्किल होने लगा। फिर मैंने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब मैंने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। फिर कुछ देर के बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही मेरी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे आप। इस पर मैंने कहा, भाई साहब जो भी अच्छा खाना हो बना दो। फिर बाद में ढाबे के मालिक ने नौकर को खाना परोसने को कह दिया। कुछ चंद सेकंड बाद नौकर खाना लेकर मेरे सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी मैंने उसको आवाज़ दी, अरे भाई पानी भी रख जाना। तभी वेटर ने पीछे मुड़कर अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहा, ठीक है साहब। उस वेटर के इस करतूत से मेरा पूरा बदन कांप गया था। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वो ढाबा पूरा खाली पड़ा था। सिर्फ मालिक और नौकरी नजर आ रहे थे। वहाँ की टेबल एकदम गंदी पड़ी हुई थी। चारों तरफ जाले ही जाले थे और ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। जब मैं वहाँ की सभी चीज़ों को एक एक करके निहार रहा था तो ये करते हुए उस ढाबे के मालिक ने मुझे बड़े ही गौर से देख लिया। फिर उसने कहा, भाई साहब डरिए मत, ये तो रामू का हर बार का नाटक होता है। ये बहुत ज़्यादा योगा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो आज फिर से इसने आपको डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं है काम करने। इतना बोलने के बाद वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मुझे हल्का फुल्का डर तो लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब भूख ने मुझे फिर से सताना शुरू कर दिया तो मैंने जल्दी से पानी पिया और उसके बाद खाना खाने लगा। तब तक रामू दोबारा मेरे पास आकर वहाँ से निकल चुका था। रामू वही का वेटर था जिसके बारे में अभी अभी उस ढाबे के मालिक ने मुझे बताया था। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे खाने में कुछ अजीब सा है, पता नहीं क्यों। इसी बीच मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखने के बाद मेरे रोम रोम में दहशत मच गई। दरअसल मैंने देखा कि जिस थाली के अंदर मेरे लिए खाना परोसा गया था, उसी थाली के अंदर मुझे मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मैं एक शाकाहारी आदमी था और ज़िंदगी में कभी भी मांस जैसी चीज़ों का सेवन नहीं किया था। तो मैंने जैसे थाली के अंदर उस चिकन को देखा तो मुझे उल्टी करने का मन होने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब उस ढाबे का मालिक भी मुझे वहीं आसपास नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी से उठा और उसके बाद उल्टी करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दरवाज़ा बार बार खुला और बंद हो रहा था। ये आवाज़ उस ढाबे से महज थोड़ी ही दूर आगे से आ रही थी। तो मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब मुझे हल्का फुल्का नॉर्मल महसूस होने लगा तो मैं पानी पीने के लिए वापस से टेबल के पास गया और जैसे ही फिर से मैंने पानी के गिलास को उठाया तो उस पानी के अंदर के गिलास का नज़ारा देखने के बाद मानो मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदों को एक पल में ही त्याग दिया हो। मैंने देखा कि उस गिलास के अंदर मुझे पानी वगैरह नहीं बल्कि खून नज़र आ रहा था। और तभी मुझे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने नज़र आने लगा। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो मैंने पाया कि ये तो कोई और नहीं बल्कि रामू ही था, जो इस ढाबे का सर्वेंट था। रामू को अपने सामने देखते ही मैं उसके ऊपर जोर से गुस्सा करते बोला, अबे क्या खिला दिया तूने मुझे। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि जो ढाबे का मालिक यहाँ पर मालिक बनकर घूम रहा था, अब उसकी मुंडी पूरे पीछे की तरफ घूमी हुई थी। और अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा था और मैं किस जगह पर फंस गया हूँ। तभी मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे मैं गाड़ी के पास गया और हैंडल को खोलने लगा तो मुझे याद आया कि मैंने तो गाड़ी की चाबी उस ढाबे के टेबल के ऊपर ही छोड़ दी थी और अब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से उसी जगह पर जाकर अपनी गाड़ी की चाबी को उठाकर वापस ला सकूं। अब मेरी हालत लगातार पतली पड़ती जा रही थी। उसके बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे गाड़ी की तरफ भागने की उम्मीद में रहने के बजाय यहाँ से किसी और रास्ते को नापना चाहिए, इसलिए मैं अब सड़क की तरफ जाने लगा। लेकिन दोस्तों, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पैर एक ही जगह पर रुक गए थे और मैं चाह कर भी आगे नहीं चल पा रहा था। फिर अचानक से मुझे आसमान की तरफ बिजली कड़कने जैसी आवाज़ आई और उसके साथ ही मेरा पूरा बदन एकदम से कंपन करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि फिर से मैं बेहोश हो चुका था। जैसे मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मैंने पाया कि मैं ढाबे के बीच में पड़ा हुआ था और मेरे आजू बाजू में कुछ लोग खड़े हुए थे जो मेरी तरफ देख रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद सुबह हो चुकी है, लेकिन जैसे मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने पाया कि घड़ी में तो अब रात के 12:27 हो रहे थे। यानी कि अब खतरा टला नहीं था, बल्कि मैं खतरों की गहराइयों में
अब और भी ज़्यादा धंस गया था। फिर मैंने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मुझे उसी सर्वेंट की तरह नजर आने वाले कम से कम 7 लोग नजर आ रहे थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार थे। उनको देखते ही मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मैं अपनी मौत के बीच में खड़ा हूँ और मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसलिए मैंने उन सभी के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक हवा के झोंके ने मेरे पूरे शरीर को चकनाचूर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हवा के झोंके ने मेरे पूरे शरीर को चीर डाला हो। एक ही पल में मैं अपने घुटनों के बल पर बैठ गया और फिर अचानक से मुझे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। लेकिन उसके बाद जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वो अकल्पनीय था। दरअसल मैंने देखा कि जो 7 से 8 लोग मुझे नजर आ रहे थे, उन सभी लोगों ने मुझे एक घेरे के अंदर डाल दिया था और वो सभी एक एक करके वहाँ से गायब हो चुके थे। अब मेरे सामने जो लोग मुझे नजर आ रहे थे उनमें से एक रामू था जो कि एक पिशाच था, और इस ढाबे का मालिक था जो कि इसी तरह दिखने वाला एक भयानक प्रेत था। उन दोनों को अपने सामने देखकर मेरी हवा टाइट हो गई थी और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं घुटनों के बल पर ही खड़ा हो पाया था, बाकी कि मैं अपने पाँव को संभालने में नाकाम था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस तरह का मंत्र जाप कर रहे थे और उनके इस मंत्र जाप से क्या होने वाला है। और तो और वहाँ पर अजीब अजीब मंत्रों की मुझे ध्वनि सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मंत्र जाप करके कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगा और वहाँ पर अजीब अजीब काले रंग की परछाइयाँ मंडराने लगी। उनको सामने देखकर ऐसा लग रहा था कि उन सभी को वहाँ पर बुलाया गया है। और इतने में ही मेरे कान में एक आवाज़ आई कि तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, कुछ चंद पैसों के लिए किसी के ऊपर भी हाथ उठा देते हो। अब ये सुनते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो रामू ही था जो मेरे शरीर के आर पार हो गया था। मैं समझ गया था कि आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और अगर जल्द से जल्द मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरी मौत पक्की है। मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन मेरी कोशिश का मुझे कोई अंजाम नहीं मिल पा रहा था। मैं बार बार उठने की कोशिश करता मगर उठ ही नहीं पाता। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी गुड़िया पर जाकर अटक गई। मैंने देखा कि जिस घेरे के अंदर मुझे लेटाया गया था उसी घेरे के अंदर मुझे एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई नजर आ रही थी और उस गुड़िया को देखते ही मैं पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि मुझे इस जंजाल से निकलने के लिए इस गुड़िया की सहायता लेनी होगी। पहले तो मैंने उस गुड़िया को हाथ से छुआ तो मुझे अपने ही शरीर पर किसी के छूने जैसा एहसास हुआ। फिर दोबारा से जब मैंने उसे पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश की तो मुझे अपने शरीर में दर्द होने लगा। मैं समझ गया था कि मेरे और इस गुड़िया के बीच में कोई तो संबंध था। तभी मेरी नज़र मेरे हाथ में बंधे हुए एक धागे पर चली गई। दरअसल मैंने देखा कि वो धागा मेरे हाथ के ऊपर कसकर बांधा गया था। मैंने आओ देखा ना ताव और उस धागे को खोलने लगा। जैसे जैसे मैं उस धागे को खोलता जा रहा था तो वैसे मैं हल्का फुल्का ही सही लेकिन नॉर्मल महसूस होता जा रहा था। फिर कुछ देर के अंदर ही मैंने देखा कि मैंने अपने शरीर को पूरी तरीके से आज़ाद कर लिया था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था और जो मुझे वहाँ पर काले रंग की कुछ परछाइयाँ नज़र आ रही थी अब वहाँ पर मुझे वो परछाई दिखना भी बंद हो गई थी। लेकिन वो दोनों ढाबे का मालिक और रामू, उनके चेहरे पर एक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शायद वो दोनों यहाँ पर मेरे साथ कुछ करने वाले थे और मैंने उनके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया था। जैसे ही मैंने देखा कि अब उन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है तो मैंने जल्दी से वहाँ से निकलना ही ठीक समझा और फिर मैं सरपट वहाँ से भागा। दरवाजे से होते हुए मैं बाहर निकल गया और जैसे मैं दरवाजे से होते बाहर निकला तो मैंने देखा कि जिस घर के अंदर मुझे लाया गया था वो उसी सुनसान रोड के बगल से सटा हुआ था। और उसके बाद जैसे मैं उस मकान से बाहर निकलकर आगे की तरफ आया तो मुझे सामने की तरफ वही ढाबे वाला नजर आने लगा। उसको सामने देखते मैं समझ गया कि इस घर और उस ढाबे के बीच में कुछ तो संबंध बना हुआ था। खैर इस समय मुझे अपनी गाड़ी के पास पहुंचना था और उसकी चाबी उठाने के लिए मैं सीधा उसी टेबल के पास पहुंचा और टेबल के पास पहुंचकर मैंने देखा तो मैंने पाया कि चाबी तो वहीं पर पड़ी हुई थी और अपनी गाड़ी की चाबी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। इस वक्त मुझे सबसे अच्छा महसूस हो रहा था लेकिन अभी तक मैं अपनी गाड़ी के पास भी नहीं पहुंचा था, इसलिए मुझे डर तो लग रहा था कि कहीं फिर से वो दोनों मुझे आजू बाजू में नजर ना आ जाएं, वरना मेरा फिर से वही हर्ष होगा जो पहले हुआ था। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और उसके बाद अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। दोस्तों मैं गाड़ी के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। अब तक मैं दहशत से भरे हुए कई जो नज़ारे देख चुका था, इसलिए अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को और तुरंत ही तेज रफ्तार से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने घर पहुंचा और अपने पुश्तैनी गांव पहुंचने के बाद मैंने अपने घर वालों को ये सारी घटना बताई। तब जाकर उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले की बात है
जब वहाँ पर उस ढाबे का मालिक और उसका नौकर रामू एक हादसे में मारे गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों ने उनका मर्डर कर दिया था। उसके बाद से उन दोनों की आत्मा वहीं पर भटकती है और वो लोगों की बलि देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उस हादसे को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और आज भी जब मैं उस रात को याद कर लेता हूँ तो मेरे अंदर से रूह कपकपा जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक